अब ये न्यूज़ क्या है, डेरिवेटिव ट्रेड इन 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज बैंड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती थी उसको बैन कर दिया गया है। अब हम समझेंगे ये माजरा क्या है, ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है और क्यों इसको बैन किया गया है। लेकिन उसके पहले हमको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये बैन किया है सेबी ने। ये देखिए नीचे पेपर में अंदर लिखा हुआ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो ये सेबी क्या है और ये ट्रेडिंग कहाँ पर होती थी, ये सब थोड़े से बेसिक्स जानना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये सेबी है क्या, सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो चलिए इसकी बात करते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। सेबी की स्थापना 1992 में एक एक्ट पास किया गया भारत की संसद के द्वारा और उस एक्ट का नाम था सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। उस एक्ट के माध्यम से यानी सेबी एक्ट के माध्यम से 1992 में एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था की स्थापना की गई और उस संस्था का नाम था बेसिकली सेबी। तो इस प्रकार हम सेबी को एक स्टैचुरी बॉडी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब हुआ क्या उसका मेंशन संविधान में है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ ये आती है क्या ये स्टैचुरी बॉडी है, बिल्कुल है। तो मतलब स्टैचुरी बॉडी किसको कहते हैं, ऐसी बॉडीज जिनका निर्माण पार्लियामेंट के कानून के द्वारा किया गया हो उनको हम कहते हैं स्टैचुरी बॉडीज। अब सेबी एक स्टैचुरी बॉडी है तो सेबी का फंक्शन क्या है, भारत में जो भी सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना ही सेबी का काम है। यानी जो लोग शेयर्स में, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना तथा जो सिक्योरिटी मार्केट है या बॉन्ड मार्केट है उसको रेगुलेट करना ही सेबी का काम है। तो सिंपल शब्दों में ये समझिए कि सेबी जो है वो भारत में क्या करता है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। तीसरी जो बात आएगी कि जो ये बैन लगाया गया है इन कमोडिटीज का क्रय विक्रय होता था नेकडेक्स पर। अब नेकडेक्स क्या है, नेकडेक्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। जैसे एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहां पर जाकर क्रेता किसी वस्तु को खरीद सकते हैं और विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। वैसे ही भारत में नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा। ये क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्रेता और विक्रेता अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज को क्रय विक्रय कर सकते हैं या फिर मैं कहूं कमोडिटीज या वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेता जाएगा, क्रेता क्या करेगा, दूसरे से देखेगा कहाँ पर सस्ती चीज़ें मिल रही हैं और जो विक्रेता होगा वो अपने प्राइस के हिसाब से क्रेता को ढूंढेगा और वस्तुओं को बेच देगा। तो बेसिकली ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता आते हैं और अपनी कमोडिटी का यानी कमोडिटीज़ का क्रय और विक्रय करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस नेकडेक्स की स्थापना भारत में कंपनी एक्ट है। भारत में आप जब भी पढ़ोगे इकोनॉमी तो वहाँ पर आपको 2 कंपनी एक्ट विशेष तौर पर मिलेंगे। एक कंपनीज एक्ट 1956, दूसरा कंपनीज एक्ट 2013। यानी एक तो कंपनी अधिनियम 1956 और दूसरा कंपनी एक्ट 2013। अब जो नेकडेक्स है जहां पर आप अपनी वस्तुओं को बेच सकते हो, इसकी स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा 2003 में की गई थी और ये बेसिकली एग्रीकल्चर कमोडिटीज के क्रय विक्रय के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो उम्मीद है ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे जो अब न्यूज़ को समझने में आपकी सहायता करेंगे। सेबी भारत में सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है और नेकडेक्स पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज का क्रय विक्रय होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझना कि डेरिवेटिव ट्रेड क्या होता है। चलिए देखते हैं भाई। देखिए अगर वो 2 चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज अ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ट्रेड क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। डेरिवेटिव ट्रेड क्या होता है, 2 लोगों के बीच अगर कॉन्टेक्ट हो यानी 2 पार्टियों के बीच अगर किसी भी प्रकार का कोई समझौता हो, और जैसे मैं किसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे मैं कहूं
कि मेरे और आपके बीच एक प्रकार का समझौता हुआ। और समझौता किस लिए है? समझौता इसलिए है कि आपके पास क्रूड ऑयल है, आप क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, आपके पास क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल से मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पेट्रोल और डीजल। तो मैं क्या कहूँगा कि पेट्रोल और डीजल मुझे चाहिए, तो आपके पास क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल को बोलेंगे अंडरलाइंग एसेट, और जो मुझे चाहिए डीजल और पेट्रोल, इसको हम बोलेंगे, उस क्रूड ऑयल से ही डीजल और पेट्रोल बनता है, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव। यानी फिर से समझो, आपको पता है कि क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रूड ऑयल क्या हो गया? क्रूड ऑयल हो गया यहां पर अंडरलाइंग एसेट, और जो चीजें इस क्रूड ऑयल से बनेंगी इनको हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेट किया गया किससे? क्रूड ऑयल से, अंडरलाइंग एसेट से। अब अगर आप देखोगे कि डेरिवेटिव का प्राइस जो है वो हमेशा अंडरलाइंग एसेट पर निर्भर करता है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मैं कहूं कि एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं मिल्क का, दूध का। दूध हो गया अंडरलाइंग एसेट, इससे दो डेरिवेटिव बन सकते हैं। एक तो हो गया आपका चीज, दूसरा हो गया आपका दही, कर्ड। तो ये दोनों क्या हो गए? ये डेराइव किए गए हैं दूध से, तो ये दोनों हो गए डेरिवेटिव। और दूध क्या हो गया? अंडरलाइंग एसेट। तो उम्मीद है आप डेरिवेटिव समझ गए होंगे। पहली चीज, हम इकोनॉमी के हिसाब से डेरिवेटिव समझेंगे, लेकिन जो डेरिवेटिव का मतलब होता है सामान्य शब्दों में वो आप समझ गए हो। डेरिवेटिव का मतलब ऐसी कोई चीज जिसका अपना कोई मूल्य ना हो, बल्कि वो अपनी अंडरलाइंग एसेट पर निर्भर हो। जैसे हम यहां बात करें कि क्या डेरिवेटिव का कोई खास प्राइस होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रूड ऑयल के प्राइस पर निर्भर करती है। जब क्रूड ऑयल प्राइस कम होगा तो डेरिवेटिव्स का प्राइस कम हो जाएगा, जब ये बढ़ेगा डेरिवेटिव्स का प्राइस बढ़ जाएगा। आप मिल्क में देखोगे, मिल्क का प्राइस कम होगा तो पनीर का और दही का प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। ये समझ गए, ये डेरिवेटिव हो गया। अब हम इकोनॉमी की दृष्टि से देखें जो कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो डेरिवेटिव्स दो पार्टियों के बीच एक समझौता होता है। फिर बता रहा हूं, जो डेरिवेटिव दो पार्टियों के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें इस समझौते में किसी एसेट का मूल्य जो है वो उसकी अंडरलाइंग एसेट से निर्धारित होता है। फिर बता रहा हूं कि डेरिवेटिव दो पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट है जिसमें प्राइस निर्धारण, या फिर कह लो कि जिसका जो मूल्य डेराइव करता है अंडरलाइंग एसेट से। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाओगे। इसको और बेहतर ढंग से मैं फिर से समझाने का, एक और एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। मैं किसान हूं और आप लोग व्यापारी हैं। मैं गेहूं का उत्पादन करता हूं। आप लोगों की कोई कंपनी है, आप गेहूं से ब्रेड बनाते हो। आपको थोक में गेहूं चाहिए, मैं किसान हूं तो मेरे पास थोक में गेहूं का उत्पादन होता है। आपको डर है कि भविष्य में गेहूं की कीमत बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, मुझे डर है कि भविष्य में गेहूं की कीमत बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। तो हम दोनों क्या करेंगे, आप और मैं किसान और आप लोग व्यापारी, हम दोनों कहेंगे चलो हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम भविष्य में किसी निश्चित डेट पर वर्तमान के मूल्य के हिसाब से गेहूं का क्रय विक्रय करेंगे। यही एक प्रकार का डेरिवेटिव है। उम्मीद है अब आप समझ गए हो। किसान वाले जो एग्जाम्पल मैंने दिया शायद इससे आपको समझ में आया हो। तो फटाफट पहले इतना बता दो कि क्या ये डेरिवेटिव आप समझ पाए इस वाले एग्जाम्पल से? अगर ये आप समझ गए तो फिर बहुत आसान है, फिर कुछ बचा नहीं। मतलब कि डेरिवेटिव का मतलब कि किसान और व्यापारी एक साथ बैठकर कोई समझौता करें, क्योंकि दोनों को एक डर होता है। व्यापारी को डर होता है कि कहीं पर गेहूं की कीमत बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, और किसान को डर होगा कि गेहूं की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा ना गिर जाए। तो दोनों अपनी अपनी सुरक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और क्रय विक्रय करेंगे। तो यही होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाओगे। फटाफट एक आ गया, चलिए मैसेज आ चुका है, अतिशय का समझ आ गया। अब देखो भाई, अगर आपको डेरिवेटिव समझ में आ गया तो डेरिवेटिव सामान्यतः कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के समझ लो तो बेहतर है। अगर हम फॉरवर्ड और फ्यूचर की बात करें तो ये एक जैसे होते हैं, जो मैंने आपको डिफिनीशन बताई कि अगर दो पार्टियां बैठकर समझौता करें भविष्य में किसी पूर्व निर्धारित तिथि पर
और पूर्व निर्धारित दर से या पूर्व निर्धारित मूल्य पर गेहूं का क्रय विक्रय, किसी भी कमोडिटी का क्रय विक्रय अगर किया जाए तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड और फ्यूचर डेरिवेटिव ट्रेडिंग। पहली चीज। ऑप्शन डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है? जिसमें पार्टियों के पास ऑप्शन हो, जैसे क्रेता और विक्रेता जब मिले तो उनके पास ऑप्शन हो। जैसे मैं कहूं कि मैं किसान हूं, आप लोग व्यापारी हो, और मैंने आपसे फिक्स किया कि मैं आप लोगों को 20 रुपए किलो गेहूं दूंगा। अब भविष्य में गेहूं की कीमत 50 रुपए हो गई, तो मुझे लगा कि ये कौन सा बेवकूफ़ी भरा समझौता है। कीमत मैंने 20 रुपए पर निर्धारित कर रखी और कीमत 50 रुपए में हो गई, तो मेरा नुकसान है। तो अगर डेरिवेटिव जो होते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव, आप उससे हट सको तो वो कहलाएगा ऑप्शन। इसी तरह सेलर भी होता है, जैसे जो कोई परचेस करेगा, मान लो उसने आपसे 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से एग्रीमेंट कर रखा है, लेकिन उस वस्तु की कीमत 5 रुपए किलो हो गई, तो उसको लगेगा यार अजीब बेवकूफ़ी है, 5 रुपए की सब जगह मिल रही, मैंने पूर्व एग्रीमेंट कर रखा है और उसके माध्यम से मैं 15 रुपए का 1 किलो पर नुकसान झेलूंगा, तो चलो मैं इसको छोड़ देता हूं। तो सामान्यतः जो ऑप्शन डेरिवेटिव्स होते हैं कुछ इसी प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अब अगर आपने डेरिवेटिव समझ लिया तो डेरिवेटिव क्या हुआ, फिर एक बार फिर इसको हम नेगडेक्स पर ले जाएंगे। डेरिवेटिव का मतलब होता है दो लोग मिले, यानी क्रेता और विक्रेता मिले और पूर्व निर्धारित तिथि पर पूर्व निर्धारित दर पर अपनी वस्तु का क्रय विक्रय करें। ठीक है। अब क्रेता और विक्रेता जिस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे वो प्लेटफॉर्म कहलाता है नेगडेक्स। अब शायद आप कनेक्ट कर पाओगे, यानी जो एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिलेटेड जो फसलें हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, इनकी क्रय विक्रय के लिए जिस प्लेटफॉर्म पर क्रेता और विक्रेता डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के लिए मिलते हैं उसको बोलते हैं नेगडेक्स। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार फिर से गौर कर लो। डेरिवेटिव ट्रेड इन 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज बैंड, यानी नेगडेक्स पर जो भी 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज की डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही थी, सेबी ने उसको बैन कर दिया है। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब अगर हम पेपर में आ जाएं कि कौन सी वो कमोडिटीज हैं तो हम उसको समझते हैं। देखिए होता क्या है कि किन कमोडिटीज को सेबी ने बैन किया है, तो आपको दिखेगा चना, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, बस देख ले रहे हैं। वीट, पैडी यानी धान, नॉन बासमती ऐसे धान जो बासमती चावल से रिलेटेड नहीं है, सोयाबीन, मस्टर्ड सीड, क्रूड ऑयल, क्रूड पाम ऑयल और मूंग, कुछ चीज़ों को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिनको बैन किया गया है। अब बात ये आती है कि सरकार ने क्यों बैन किया है, ये समझिए। देखिए होता क्या है कि जब क्या होगा कि किसान से लगातार आप देखोगे कि विक्रेता जो कंपनीज हैं वो खरीदती हैं माल को या गेहूं को खरीदती हैं। अब इस साल सरकार को ये अंदेशा हो रहा है कि उर्वरक की कमी के कारण, क्योंकि कोविड-19 था तो उर्वरक का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो उर्वरक की कमी के कारण हो सकता है कि गेहूं की फसल बहुत अच्छी ना हो। अब समस्या ये है कि इस प्रकार के जो एग्रीमेंट होते हैं कंपनियां करती हैं किसानों से, वो अपने यूज़ के लिए उठा लेती हैं। तो सरकार को एक डर ये भी है कि हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन ना हो तो मार्केट में आम आदमी के लिए जो गेहूं की सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, या इन चीज़ों की सप्लाई कम हो जाएगी। इससे एक प्रकार की महंगाई देखने को मिलेगी, चाहे वो होलसेल महंगाई हो जो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स से नापते हैं, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो नापते हैं, कंज्यूमर को जो महंगाई झेलनी पड़ती वो हो। तो सरकार को एक प्रकार का भय है कि इस प्रकार की जो गेहूं का उत्पादन शायद कम हो, उससे इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार ने इनकी कीमत को या इनके जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है नेगडेक्स पर उसको बैन कर दिया है। ये समझ लिया। अब बात हम ये समझेंगे कि आखिर किसानों को अपने इस कमोडिटीज को डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बेचने क्यों जाना पड़ता है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिए कि जो मैंने डिफिनीशन में बताया आपको समझ में आ गया होगा कि किसान को हमेशा ये डर होता है ऐसा ना हो कि जब फसल कटे तो गेहूं या किसी भी खाद्य फसल की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, और आपको पता है जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होती है तो कीमत गिरती है। दूसरी तरफ जो खरीदार होते हैं उनको दिक्कत ये होती है कि ऐसा ना हो कि भविष्य में कमी हो जाए और गेहूं की कमी आ जाए। तो चलो पहले से खरीद लेते। जैसे कंपनी है मिल्क मेड ब्रेड बनाती है, अब मिल्क मेड ब्रेड बनाएगी, गेहूं से बनाएगी, तो वो सोचेगी पहले से ही अपने बफर स्टॉक में खूब सारा माल भर लें,
ताकि अगर देखिए उसको तो कंपनी को पता है कि इस बार फर्टिलाइजर की कमी के कारण हो सकता है गेहूं की सप्लाई कम हो, तो कंपनी क्या प्रयास करेगी कि चलो अपने गोडाउन को भर लेते हैं, वो अपनी मांग और तेज बढ़ा देगी, जिसका फायदा क्या होगा, जिसका फायदा सिर्फ कंपनी को होगा और शायद किसान को हो जाए, लेकिन आप देखोगे फिर आम जो पब्लिक है उसकी जो डिमांड होगी उसकी पूर्ति होगी नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली डेरिवेटिव ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों अपनी अपनी सिक्योरिटी, अपनी अपनी सुविधा ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म पर आते हैं। क्रेता को ये डर होता है कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, विक्रेता को ये डर होता है कि मेरे पास जो गुड है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग इसीलिए इसका ओरिजिन हुआ है, इसीलिए सब आज देखोगे आप इसका लगातार महत्व बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को डर क्या है कि रबी फसल कम हुई होगी क्योंकि फर्टिलाइजर की कमी थी, तो रबी फसल कम होने के कारण ही सरकार ने इस कमोडिटी पर बैन लगा दिया है 7 कमोडिटीज़ पर। तो उम्मीद है आप लोग इस न्यूज़ को समझ पाओगे।